6 सवाल दिए हुए थे। यहाँ कितने किए थे आप लोगों ने? 3। अच्छा, आ जाए जी जरा। जो 6 सवाल दिए हुए थे निकालें, रजिस्टर रजिस्टर, कैलकुलेटर भी पकड़े जरा। भाईजान छोड़ दे मोबाइल, कैलकुलेटर पकड़ो। कॉपी शॉपी रख, बंद कर दें, कॉपी बंद कर ले, शाबाश। कॉपी बंद कर ले, नोट्स निकाल ले। हाँ जी, नोट्स निकाल लें। कॉपी बंद कर दें, नोट्स निकाल लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था, 1 ये आर लिमिटेड, यही था ना? विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर वाले क्वेश्चन थे। जी जनाब, कैलकुलेटर हाथ में है जी। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये जो 12 रुपए निकला हुआ है, इधर देखो भाई जवानों सब, ये जो 12 रुपए, सॉरी सॉरी, ये जो 36 रुपए निकला है, ये जो 20 रुपए निकला है, और ये जो 24 रुपए निकला हुआ है जी। आप बताएं, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है कि पर केजी है? इसको कैलकुलेट करने के पीछे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? हाँ जी, मटेरियल प्राइस, ये लगा हुआ, वो कहते हैं मटेरियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की क्वांटिटी, यहाँ पे केजीज होंगे, तो मटेरियल कॉस्ट। अब मुझे बताएं, ये जो 12 रुपए दिया हुआ था ये पर यूनिट था, तो इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट गिवन है? बोलना नहीं बाकी हो रहे। कैसे पता चला प्राइस गिवन है? रुपीज में दी हुई है, ₹2 पर केजी ये प्राइस है, तो क्वांटिटी बताओ कितनी होगी? 6। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जो आपने चैप्टर 1 में ये पढ़े थे फॉर्मूले, उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस चैप्टर में है। अगर आपने कल सवाल क्लास में किया और ये केजी पूजी नहीं लिखे, तो ये आपकी रीडिंग का फॉल्ट है, या लिखे हो या दिमाग से कैलकुलेट कीते हो। ये सारे कैलकुलेट होने चाहिए थे। फिलहाल अभी कॉपी काली भी नहीं करे, चाहे पेंसिल से ही करें। तो कितने केजी निकलता है बताएं जी मुझे, आप नहीं बताने सारे, कितने केजी निकलते हैं ये? इसके अंदर कितने केजी छुपे हुए हैं? 6 केजी पर यूनिट, पर यूनिट पे पर यूनिट छुपे हुए हैं। आगे 18 केजी, 10 केजी, और तो जो वो डेटा छुपा गया है, ये छुपा हुआ डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ये छुपा हुआ डेटा हमें क्या करना आना चाहिए? एक्सट्रैक्ट करना जी। आप बताओ भाई जवान, अगली लाइन में क्या छुपा हुआ है अंदर? बोलना नहीं बाकियों ने। अगली जो लाइन लेबर कॉस्ट की है, इसमें क्या छुपा हुआ है? क्या चीज छुपाई हुई है उसने, एग्जामिनर ने? टोटल पर यूनिट। हाँ जी, लेबर आवर पर यूनिट छुपे हुए हैं इसके अंदर। ये इतना सोचना क्यों लगाया टाइम तुमने? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये जो आपको लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, 30 रुपए, 20 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, इसके पीछे ये फॉर्मूला होता है, वेजेस रेट पर आवर
इनटू लेबर आवर्स, ये दिया हुआ है आपको, ये सारे, ये 10 रुपए रेट है, रेट रुपए में होगा, तो लेबर आवर फाइंड करना है। कितने आते हैं बताओ, लेबर आवर कितने आएंगे, 3। अच्छा, अगले में 2, 7, ये आपने कैलकुलेट किए थे पहले कल करते हुए सवाल, वैसे ही कैसे हो गए थे, मतलब इसके बगैर ही वेरीफाई किया ही नहीं था कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो फिर उसके लिए तो ये लेबर आवर चाहिए पार्ट बी ए के लिए, हाँ, तो ये निकाल के लिखे नहीं आपने। अगर आपने क्वेश्चन काला पीला नहीं किया हुआ क्वेश्चन, तो फिर ये आपका तरीका गलत है। इस सवाल में ये दो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थी, क्या थी, बाकी कुछ भी नहीं थी, बाकी वो स्टेप्स थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, रैंकिंग के बाद वाले में क्या मसला है, हाँ, वो पहले स्टेप को देख देख के बनाते जाना है। जो रैंकिंग में शुरू वाली प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी पूरी बनेंगी, आखिरी प्रोडक्ट जो होगी उसके लिए आपने टोटल लेबर आवर डिवाइडेड बाय जो बचे हुए लेबर आवर है डिवाइड बाय लेबर आवर पर यूनिट करना है, तो यूनिट निकल आएंगे, या टोटल बचा हुआ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल के केजी पर यूनिट, उससे यूनिट निकालने के कितने बन सकते हैं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम वही पॉइंट है, क्या छुपा बैठा है इसमें, लेबर आवर छुपे हुए हैं, तो लेबर आवर अगर आपने नहीं निकाले तो ये आपकी रीडिंग का फ्लॉ है, इधर नहीं निकाल रहे तो पेपर में कैसे निकलने आपसे, ਉੱਥੇ ਤੇ नजर आंदा ही नहीं होवे, दो दो बंदे नजर आ रहे होंगे ने, ਤਾਂ सवाल 'ਚ 4-4 रकमां की जगह 8-8 नजर आएंगियां, प्रेशर, तो ये डाटा एक्सट्रैक्ट करें जो छुपा हुआ डाटा है, ज्वाइन नहीं शो हो रहा, क्यों, इधर से आए हो आप दोनों, कल किधर थे, क्यों, कौन सी तैयारी, मिड्स की, तो आज क्यों नहीं कर रहे, 6 सवाल चेक कराना है मुझे, बैठो भी मैं चेक करता हूँ, जे ना किते तो जाओ फिर लाइब्रेरी जाके 8 सवाल पूरे करो, 2 और एडिशनल आपने किए हुए हैं, लाइब्रेरी जाए 8 सवाल पूरे करने हैं, ऐ नहीं मैं एक एक ही करना है, ऐ किथों लेके आओ टेस्ट, अभी लिया इन्होंने, तो आपने देना थी ना, नहीं था ना, मैंने कहा था टेस्ट देने ही नहीं किसी को, नहीं नहीं मैंने आपको कहा था मैं खुद दूंगा, वापस ले ले, हाँ जी क्लास ही देंगे, हाँ जी, चलो शाबाश जाओ, सवाल 8 सवाल पूरे करके आने क्लास में, 2 आज के भी, आज 2 सवाल दूंगा, नहीं हाँ समझे, टाइम लगाएं, जो ना समझ आए कल पूछ लें आके, कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्जी से छुट्टी कर जाते हैं, हम भी कराएंगे आपकी छुट्टी है, मैं जो आ गए मुझे क्या दे हो, ते जदों दिल चाहता छुट्टी मार लेंदे हो हैं, है कोई रेस्टोरेंट है पिज्जा हट जी, अच्छा अब लिंक शेयर करूं, ज्वाइन वहां पे क्यों नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा, हम्म,
बंदा आ भी फंस सकता है। हैं, बहुतियां गल्ला नहीं करी दियां। अच्छा, मेरे से नहीं खानी? और पढ़नी है, रटा रोटा नहीं लगानी है, रटा रोटा सिर्फ एडवांटेज से एडवांटेज का लगाना है, पढ़नी है मोस्टली। हम्म, सारी रट्टे वाली नहीं है, कुछ ऐसी ही है कि इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, इसको याद करेगा, इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। अच्छा भाई, तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, संगदिल लिमिटेड, किया सबने? काम किया तुमने? कितने सवाल करके आए हो? 7। ठीक है, तो अच्छी बात है। इस सवाल में कितने लेबर आवर मिसिंग है, छुपे हुए हैं? हाँ जी, एसएस के कितने हैं? ये निकाल लेने चाहिए थे हमें। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये कॉपी पे या नोट्स पे नहीं निकाले तो ये आपका रीडिंग का फॉल्ट है। अब इस क्वेश्चन में ये जो फिक्स कॉस्ट दी होती है, इस पे बच्चों का सवाल होता है। सुन लें, हमने कहा था कि लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसमें हमने कहा था, हम वेरीफाई करेंगे कि क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है। आप खुद क्यों लाए, आप क्या थे? मैं तो अभी चाय पी के बैठा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिजक में इजाफा। नहीं, मैंने पीने नहीं, मुझे वैसे ही मना है डॉक्टर की तरफ से। बच्चों के लिए ले ले, मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं बट रख दे, ठीक है, शुक्रिया। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चलो भाई चलो, बोझे च रख लो, जो इनकार करे वो भी दस देना, उन भी पा देनी है। चलो उसको भी दे दो भाई। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग, अठाया जरा के कोई नहीं जानती, नहीं किसी ने प्लेट जानती, पी लो, तुम भी पियो ना। जेड़ा आप खादा वही बचे थे। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मैंने कहा था बच्चों ये स्टेप ऑप्शनल है, तो अक्लमंद स्टूडेंट जो हैं वो ये पेपर में नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अनलेस ज़रूरत बहुत ही हो। अदरवाइज इस तरह के छोटे से मुन्ने से सवाल में जहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि लेबर आवर लिमिटेड है, लेबर आवर्स क्या है, कोई ज़रूरत नहीं आपको कि आप वेरिफिकेशन का स्टेप करें। दूसरा स्टेप मैंने कहा था इसमें निकालना होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो यहां मैंने 2-3 बातें फोकस के लिए बताई थी। पहली बात, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या कोई दूसरा तरीका था लेकिन अभी उसके सवाल ज्यादा नहीं कराए। तो फोकस पॉइंट नंबर 1 के पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन लेना है। फोकस पॉइंट नंबर 2, रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, नॉन कैश आइटम नहीं लेनी, माजी की कोई कॉस्ट नहीं लेनी, संक आइटम भी कोई नहीं लेनी। तो इसके अंदर मैंने कहा था क्या इस्तेमाल होंगे, पहले स्टेप में रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल लग ही नहीं सकते, रेलेवेंट कॉस्टिंग वहां आती है जब डाटा रुपीज में हो, और ऊपर वाले स्टेप में तो रुपीज में डाटा मोस्टली होता ही नहीं, या घंटे हैं या मशीन आवर है या लेबर आवर या मटेरियल के केजी, हो सकता है रुपीज में भी हो, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल किस में लगने हैं, स्टेप 2 में। यानी जब आपने सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी है तो उसमें कंट्रीब्यूशन निकालते हुए रेलेवेंट कॉस्टिंग को फॉलो। और मैंने कहा सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही निकल जाती है इसमें, फिक्स कॉस्ट तो लेनी नहीं क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद आती है।
फिक्स कॉस्ट ने फिर कहाँ जाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो तीसरे स्टेप में ये हमारा मेन आंसर होता है। इसमें आपने प्रोडक्शन प्लान बनाना है कि रैंकिंग के मुताबिक हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट आप बनाएं रैंकिंग के मुताबिक। ठीक है, किसके मुताबिक? और रैंकिंग के मुताबिक बनाने और विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, कभी भी रिसोर्सेज से ज्यादा नहीं बना सकते। रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए यूनिट बनाने, जितने नहीं बना पाएंगे अगर वो मार्केट से सप्लायर मौजूद है तो क्या ले लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो इस सवाल का जो मेन जवाब होता है वो ये यूनिट्स है। यहाँ पे डिसीजन खत्म हो गया है। इसके बाद चौथा स्टेप, हम अपने इस डिसीजन की वजह से जो हमें प्रॉफिट हासिल होगा इतने यूनिट बेच के जो प्लान पे आए हैं, तो इसकी हमने रिपोर्टिंग या प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने कहा था नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है एट ऑप्टिमल प्लान। और ये तब करना है जब आपने उसने क्वेश्चन में कहा हो। इसमें कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं लगनी, इसमें बल्कि फिक्स कॉस्ट भी लेस कर देनी है। हर संक कॉस्ट, नॉन कैश जो भी हो, सारे खर्चे लेस करने हैं। तो ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ये लेस होगी जब जाके, तो यहाँ पे लेस होगी। ये फिक्स कॉस्ट पर मंथ है इनटू मंथ करके जो भी साल की बजटेड फिक्स कॉस्ट है। ये सारा डेटा बजटेड है। सारा डेटा कौन सा है? डिसीजन मेकिंग होती ही बजटेड डेटे से है। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स कॉस्ट ये दी हुई है 2 लाख पर मंथ इनटू साल की जितनी, या महीने, हम सवाल वैसे महीने का कर रहे हैं जुलाई का, साल का नहीं कर रहे तो वो लिख देंगे, लेकिन इस सवाल में प्रॉफिट मांगा ही नहीं, उसने प्रोडक्शन लेवल मांगा है। प्रोडक्शन लेवल का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाए कि इदारे का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्या है वो प्रॉफिट रहा है, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करते हैं। क्या मैक्सिमाइज करते हैं? अगर आप कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अगर आप कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। किसी बच्चे का क्वेश्चन 2 में कोई पॉइंट हो, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी 3 और 6 सेम है, 3 और 6 सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम चेंज है। 3 और 6 डिटो कॉपी सवाल है। उधर प्रोडक्ट के नाम है बेंचेस, चेयर, टेबल, लकड़ी के जरिए बनेंगे, लकड़ी को टिम्बर कहते हैं इंग्लिश में, खुली लकड़ी जिससे प्रोडक्ट बननी हो। उधर लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी बॉल। सेम सवाल है, दोनों में कंपलसरी सेल भी है, ना करोगे तो फाइन और पेनल्टी पड़ेगा। ठीक है, समझ आती है? जी जनाब। अच्छा, मेरा अब इसमें सवाल है कुछ लोगों से। हाँ भाई जॉन बताओ जरा, भाईजान ये सवाल नजर आ रहा है? ये सवाल नंबर 3 है। क्वेश्चन निकालो, कॉपी नहीं, क्वेश्चन पे वो निकालो, किताब, किताब निकालो जी। सफा नंबर कौन सा है जिसपे ये है? 240। मिल गया सवाल? ये एक दी हुई है कॉस्ट, एक ये कॉस्ट दी हुई है टिम्बर की। टिम्बर लकड़ी को कहते हैं, मटेरियल होता है लकड़ी। बताओ दोनों में क्या फर्क है? ये कैसे निकला होगा? किसको, किसको मल्टीप्लाई किया है? हाँ, ये जो मटेरियल कॉस्ट ऑफ टिम्बर दिया है ये मुकम्मल यूनिट का मटेरियल कॉस्ट है। ये मुकम्मल यूनिट का मटेरियल है। और नीचे जो दिया हुआ है ये एक प्राइस है। ये हमारे फॉर्मूले के मुताबिक एक्चुअली ये मटेरियल की प्राइस है इनटू मटेरियल की क्वांटिटी होने के बाद ये ऊपर वाला जवाब आया हुआ है। मटेरियल की कॉस्ट, याद रखें, प्राइस को पी कहते हैं, क्वांटिटी पर यूनिट को क्यू कहते हैं। जब पी इंटू क्यू होता है तो कॉस्ट बनती है। एक्चुअली ये अल्फाज आई क्या भी अल्फाज का मिस यूज करता है, लेकिन ये जो
300 रुपए पर क्यूबिक मीटर है, ये कॉस्ट नहीं कहना है इसको, इसको कहना है टिम्बर की मटेरियल प्राइस है असल में पर क्यूबिक मीटर। जब इसको इनटू क्यूबिक मीटर्स करेंगे तो ये मटेरियल की क्या बनेगी, कॉस्ट। तो कई बच्चे ये सवाल लेके आते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, तो एक्चुअली बेटा ये हुआ है 300 रुपए पर क्यूबिक मीटर इनटू 2.5 घंटे, ओ सॉरी 2.5 घंटे कह रहा हूँ, 2.5 क्यूबिक मीटर, इस तरह मैं लिख सकता हूँ m की पावर 3। ये कितना है कि इसमें कितने क्यूबिक मीटर है, फाइन कटो मैं बताना कुछ ऐसी, कितने क्यूबिक मीटर लगता है एक उस पे 7 पॉइंट। जिसने ये नहीं निकाला वो शायद अभी तो हो गया हो, किसी तरह से सवाल कर लिया, छापा लगा लिया, आराम से तसल्ली से टांग पे टांग रख के बिस्तर में बैठ के किया है तो हो गया है। लेकिन प्रेशर जब आएगा तो समझ नहीं आनी पेपर में या टेस्ट में, यार ये 2 जगह टिम्बर की कॉस्ट क्यों दी हुई है, एक जगह पूरी प्रोडक्ट के मुकम्मल यूनिट के लिए है और वो मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी ऑफ द टिम्बर से, टिम्बर मतलब लकड़ी की क्वांटिटी से क्या हो गया हुआ है मल्टीप्लाई। ये 7.5 था, अगला क्या था 6 नहीं 6 क्यूबिक मीटर, 600 नहीं जी। हाँ भाई जवान आपने ही बताना है ये कैसे निकला हुआ है 600 रुपए, 200 पॉइंट, बाकियों ने नहीं बोलना। मसलन ये जो 600 रुपए निकला हुआ है ये कैसे निकला हुआ है, बोलना नहीं बाकियों ने, ये 600 रुपए कैसे निकला हुआ है। जब आपको ये पढ़ना आ गया ना कि ये जो दिया हुआ है ये निकला कैसे हुआ है, तो आपको डेटा उठाना आ गया जी। 40 रुपीज इंटू 40 कहां से आया, ये नीचे वेजेस रेट पर आवर दिया हुआ है और ये पर आवर पे है तो ये रेट है। तो हमने पढ़ा था जो वेजेस रेट होता है पर आवर इनटू लेबर आवर होता है, जो चैप्टर 1 में बेसिक पढ़ी थी ना सबसे ज्यादा इधर इस्तेमाल होगी अब। तो ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी ऊपर, पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब है 40 रुपए इंटू 1.5 घंटे के 15 घंटे, हाँ 15 घंटे कहाँ से आए हैं, आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है दिमाग में कि अगर 40 रुपए को किससे ज़रब दी जाए कि वो 600 के बराबर जवाब आए, तो 15 घंटे आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है असल में। अब ये 40 रुपए पर आवर को क्या बैलेंसिंग फिगर से ज़रब दी जाए, एक्स रख लो चाहे, 40 इंटू एक्स इक्वल टू 1500 और 15 तो कितने घंटे निकल देने 37.5 घंटे, 40 घंटे जी जनाब, ठीक है। अच्छा जी मैंने आपसे कहा था 2 तरह का सेल वॉल्यूम होता है, कंपल्सरी सेल वॉल्यूम और इकट्ठा भी ले सकते हैं, मैं अलग-अलग लेता हूँ, बाकी कोई नंबर नहीं कटते अगर आप इकट्ठा ले लें। लेकिन तीसरा स्टेप सही करना है क्योंकि जो आखिरी रैंकिंग वाला है उसका कोई भी यूनिट ना बने तो कंपल्सरी तो फिर भी बनाना है, इसीलिए मैं अलग लेता हूँ। बाकी कुछ बच्चे इकट्ठा लेते हैं तो इकट्ठा लेने में कई दफा वो गलती से जो कंपल्सरी वाला होता है वो भूल जाते हैं कि वो तो बनना ही बनना है, ठीक है। नॉन कंपल्सरी वाले पे चॉइस होती है, रैंकिंग उस पर लगती है। हाँ जी भाईजान आपने मुझे बताना है ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है किया आपने घर से, इसमें बताओ कंपल्सरी सेल के कितनी डिमांड है और नॉन कंपल्सरी की डिमांड अलग-अलग बताओ हर प्रोडक्ट की। ठीक है ये कंपल्सरी है, पता कैसे चला आपको, ऊपर लिखा हुआ है, ना किया तो पेनल्टी पड़ेगी जी। और कंपनी ये ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है, इसको भी अंडरलाइन करो। जो ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है इसका मतलब है ये तो करना जरूरी है। अगर वो कह देना अभी तो ऑफर आई है, क्या आई है, ऑफर रिजेक्ट भी हो सकती है, ऑफर एक्सेप्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट नहीं ना हुआ तो फिर वो कंपल्सरी नहीं है, फिर वो भी नॉन कंपल्सरी है। जो ऑलरेडी, इसको अंडरलाइन करो, जो ऑलरेडी, ये ना समझ लेना कि ऑर्डर आया तो हमेशा कंपल्सरी है, इंग्लिश पढ़नी है। ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है तो कमिटमेंट हो चुकी है, वो कमिटेड ऑर्डर है असल में, इसको कमिटेड ऑर्डर भी कहते हैं। कमिटेड मतलब करना ही करना है, ना किया तो
फिर रिप्यूट भी जाएगी, पेनल्टी भी जाएगी। ठीक है, बताएं जी अब नॉन कंपल्सरी कितनी है? कैसे पता चला 3500 है? क्यों, आपको कैसे पता चला इसमें कंपल्सरी शामिल है? सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। ये लिखा हुआ बेटा, टोटल नहीं, ये देखो लिखा हुआ, इस इंग्लिश की वजह से आपने तुक्का लगाया है। ये तुक्का कई दफा नाकाम भी हो जाएगा अगर उसने ये लिख दिया कि ऊपर वाले ओवरऑल वॉल्यूम में ये जो ऑर्डर वाली सेल है ये इंक्लूडेड, तो फिर आपका गलत हो जाना है। मैं यही तो असल में मैं रीडिंग ही चेक कर रहा हूँ अब आपकी, आज मैं ये नहीं देख रहा सवाल हल किया कि नहीं, लेकिन जिसने रीडिंग सही किया उसको तो ये लाइन मिल गई होगी। तो जिन्हें सवाल रिक्वायरमेंट विच इथे आके छड़ता है, यानी इससे नीचे वाली लाइन पढ़ी नहीं, सारा सवाल हमारा है ना, हम सायांदा नहीं ਇਹ सारा ही साडा हैगा उतो लैके थलो दी कर है, सारा सवाल साडा ही है। तो आपकी मेहरबानी सारा पढ़ना है। वो तो बाय चांस ऐसा हो गया कि आपका गैस लग गया कि ऊपर वाली, और वैसे ना भी लिखा हो तो अजम्पशन यही है, कंपल्सरी सेल वाले यूनिट्स वो जो नहीं 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 उसके अंदर शामिल है, पहले से अलहदा दिए भी हो ना और बताया नहीं हो कि शामिल है कि नहीं, तो आपने एज्यूम करने कि ये जो अलहदा भी दिए हुए हैं ये उसमें शामिल है। अगर साइलेंट हो तो मतलब बाय डिफॉल्ट यही अजम्पशन चलेगी कि ये इसमें इंक्लूडेड है 4000 में, जो ये इन्होंने ली है अजम्पशन, ये वैसे तो सही ली है इन्होंने, लेकिन सवाल में तो 2 नंबरी लगा सकता था ना। हमेशा हमारी अजम्पशन बैक एंड पे होती है, आई कैप की स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आगे होती है। स्टेटमेंट में बाय चांस लिखा हुआ था, उसकी स्टेटमेंट और हमारी अजम्पशन मैच कर गई तो तुक्का लग गया है। अगर उसकी स्टेटमेंट और हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाए तो हमारी उसकी स्टेटमेंट चलेगी, हमारी अजम्पशन चढ़ी करा देंगे। नहीं समझ आ रही? क्या कहते हैं, है जी? अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप आए, अगर इस सवाल में आए तो मुझे बताएं कि शॉर्टेज किस चीज की है? किस चीज की शॉर्टेज है? मटेरियल, टिम्बर। टिम्बर की टोटल कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? 25,000 क्यूबिक मीटर। तो जब आपने ऑप्टिमल प्लान बनाया होगा, इस सवाल में तो सप्लायर मौजूद ही नहीं है, तो ऑप्टिमल प्लान बनाया होगा, तो मैं ऑप्टिमल प्लान इस तरह बनाता हूं, पहले, और फॉर्मेट चेंज हो सकता है, पहले कॉलम में प्रोडक्ट्स लिखता हूं, दूसरे कॉलम में जो लिमिटिंग फैक्टर होता है टिम्बर के क्यूबिक मीटर लिखूंगा, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, तीसरे कॉलम में जितने यूनिट्स हम प्रोडक्ट के बनाएंगे, और यही सेल यूनिट्स भी होते हैं क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। पूरी डिसीजन मेकिंग में ना बताया हो तो प्रोडक्शन और से, बल्कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर ये ना बताया हो कि इन्वेंट्री कितनी है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल यूनिट्स आर इक्वल। जितने यूनिट प्रोड्यूस हैं उतने ही यूनिट सोल्ड होंगे, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये सारे बजटेड डाटे से निकल रहा है, ये भी सारा बजटेड डाटे से आ रहा है। ठीक है, हम अब बजट कर रहे हैं कि हम कितने कितने बनाएंगे हर प्रोडक्ट के। बाकी अगला कॉलम होता है परचेज यूनिट, वो नहीं आना क्योंकि सप्लायर एग्जिस्ट, वो जब हो तब बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। 3 कॉलम यहाँ सफिशिएंट है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास टोटल टिम्बर अवेलेबल कौन कितना है? 25,000 क्यूबिक मीटर। तो मैंने कहा था पहले कंपल्सरी ऑर्डर बनाना है, और इसके लिए रैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। रैंकिंग की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि बनाना ही बनाना है। तो मेरे मुताबिक चेयर्स के, बेंचेस के और टेबल्स के, चेयर्स के 500 यूनिट बन जाएंगे सारे के सारे, बेंचेस के 100 यूनिट बनेंगे और इसके 150 बनेंगे। और ये हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया हुआ है, चेयर्स के लिए कितने क्यूबिक मीटर चाहिए था। मेरे पास तो पहला स्टेप नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने पहला स्टेप किया है वो यहाँ पे मदद मिलती है अब।
पहला स्टेप करने की। तो 7.5 इंटू में नहीं, 7.5 नहीं, 2.5 था शायद, 2.5 क्यूबिक मीटर, 1250 शायद जी। 750 9, ये विदाउट एनी रैंकिंग लेस कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचा कितने क्यूबिक मीटर है? इतने क्यूबिक मीटर हमारे पास मटेरियल बचा। नाउ वी विल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। अब रैंकिंग मुझे पता नहीं, आपने की होगी रैंकिंग। जी बताओ भाई, रैंकिंग क्या की थी? कॉपी पे देख के बताओ रैंकिंग क्या की थी इसकी। पहले, सबसे पहले रैंकिंग के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट थी? चेयर्स ही थी शायद, चेयर्स। तो चेयर्स टोटल कितना ही क्यूबिक मीटर चाहिए थी? ये स्टेप 1 से पता चल जाएगी, नॉन कंपल्सरी के लिए। टोटल बताओ भाई, स्टेप नंबर 1 से उठा लेते हैं। 1250 कंपल्सरी लिख चुके हैं चेयर्स। नॉन कंपल्सरी डिमांड के लिए 3500 यूनिट्स को बनाने के लिए 87 जी छापा लगा के आया जवान। इसके बाद रैंकिंग में नंबर 2 पे टेबल्स। तो टेबल्स के लिए, टेबल्स के 1500 में से 150, 1350 यूनिट। कितना क्यूबिक मीटर? 1 गलत है ये, लें जी 13350। ये माइनस क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली माइनस करने का मतलब है कि मटेरियल में से इतना यूज होता जा रहा है, प्रोडक्ट बनती जा रही है। तो हमारे पास टोटल 25,000 क्यूबिक मीटर लकड़ी थी। सबसे पहले हमने ऑर्डर बनाया उस लकड़ी से। तो ऑर्डर बनाने के बाद, सारी ऑर्डर की प्रोडक्ट्स बनाने के बाद हमारे पास कितनी लकड़ी बची? 22,100 क्यूबिक मीटर। फिर उसमें से हमने रैंकिंग के मुताबिक पहले चेयर्स बनाई। चेयर्स बनाने के बाद कितनी लकड़ी बची? 13,350 क्यूबिक मीटर। ये माइनस करने का मतलब है लकड़ी कंज्यूम हो रही है प्रोडक्शन में, बाकी जो बच गई माइनस करके वो आ गई। टेबल बनाने पर 8,100 क्यूबिक मीटर चाहिए थी, तो वो पूरी। अब हमारे पास कितनी बची है? अब इस लकड़ी के अंदर रहते हुए हम बेंच की पूरी यूनिट्स नहीं बना पाएंगे। तो जितने बना पाएंगे, आप रैंकिंग पे बेंच थे तीसरे नंबर पे, तो 5250 को आप माइनस करके 0 जी 700। ये 700 कैसे आता है? जितनी क्वांटिटी टोटल आपके पास होती है क्यूबिक मीटर या जो भी मटेरियल की, डिवाइडेड बाय एक बेंच पर कितने क्यूबिक मीटर लगता है। एक बेंच पर 7.5 क्यूबिक मीटर अगर लगे तो हम कितने बेंचेस बना सकते हैं? टोटल बचा हुआ मटेरियल डिवाइडेड बाय एक यूनिट पे जो लगता है, 700 यूनिट्स। लो जी, ये लेकिन जवाब नहीं था, उसने आधा जवाब था ये, प्रॉफिट मांगा हुआ था। क्या मांगा हुआ था? तो प्रॉफिट जरा देख लें, क्योंकि सॉल्यूशन में जो मैंने प्रॉफिट निकाला हुआ है ये मैंने शॉर्टकट लगाया हुआ है। तो कई बच्चों को वो शॉर्टकट समझ आता है, कईयों को वो शॉर्टकट समझ। असल तरीका जो प्रॉफिट निकालने का है वो ये है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है। तभी मैंने सॉल्यूशन में शॉर्टकट किया है, ताकि बच्चा शॉर्टकट ही रट्टा लगा ले। देखें जी, असल सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो ये है। स्टेप नंबर, वो जो चौथा स्टेप होता है, मांगा हुआ प्रॉफिट। क्या मांगा हुआ उसने? असल सॉल्यूशन का तरीका ये है, लेकिन क्योंकि आई कैप में ना फॉर्मेट की कैद नहीं है,
जब तक कि उसने खुद ना लिखा हो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, तो ये तो पाबंदी लगा दी उसने। अगर उसने सिर्फ कहा कैलकुलेट प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट चाहे एक लाइन में कैलकुलेट कर दें, नंबर नहीं कटेंगे। तो प्रॉफिट निकालने का जो असल तरीका है वो ये है। पहली क्वेश्चन में जो पहली वो क्या नाम है, प्रोडक्ट है, क्या नाम था उसका क्वेश्चन के मुताबिक? चेयर्स। दूसरी, तीसरी और टोटल। और फिगर्स रुपीज हम किस में लिखेंगे? 1000 में। तो ये हम प्रॉफिट निकालने लगे हैं, बजटेड या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट ऑप्टिमल प्लान। सुन लें, आपसे गलत, मैं अपने इससे ऊपर वाली लाइन में एक लाइन ऊपर लिख लूंगा या नीचे लिख लूंगा, जहां मेरा दिल चाहेगा। प्रोडक्शन यूनिट्स या सेल यूनिट्स भी कहते हैं उनको, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। अब मुझे बताएं जी, ऑप्टिमल प्लान के मुताबिक चेयर्स के टोटल कितने यूनिट बना के बेचेंगे आप? ऑप्टिमल प्लान के मुताबिक चेयर्स के 500 ये यूनिट हैं और नीचे चेयर के ये हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4000 यूनिट्स आपने जेन में रखना है। यानी ये जो मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, इसमें चेयर्स के कितने यूनिट काउंट होंगे, बेंचेस के कितने यूनिट है, बेंचेस 100 और ये 700, तो जमा करके टोटल कितने हो गए? अब आपको प्लान पे बार बार आना नहीं पड़ेगा, ऑप्टिमल प्लान पे यूनिट उठाने के लिए लिख लिया आपने एक दफा। उसके बाद टेबल्स, 1350 और 150 मिला लो तो टोटल 1500 यूनिट्स। ठीक है। अब असल तरीका यह है कि यहां पर आप लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू, जो कैसे आएगा कैलकुलेटर पर, सेल प्राइस इंटू सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन तक स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज होती है। इससे आगे इसमें से लेस करनी होती है बजटेड टोटल, नहीं करनी होती, वो सिर्फ टोटल वाले कॉलम में करनी होती है। फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट वाइज नहीं तोड़ी जाती। ठीक है ये, लेकिन इस तरीके में टाइम जाया हो रहा है। प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, अगर वो कह दे नहीं प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाए विद फॉर्मेट, तो फिर वो ये बनेगी। अब आप मुझे ये बताएं कि सेल प्राइस क्या थी चेयर्स की? चेयर्स की सेल प्राइस क्या थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देख के बताएं, क्वेश्चन तुसी जवाब खोल लेने पाए नहीं, क्वेश्चन को देख के बताएं सेल प्राइस ऑफ चेयर्स क्या थी? 3000, और ऊपर ये यूनिट 4000 है, तो 12,000, 12 मिलियन आता है। मैंने 3 सिफर कॉमन ले ली। चेयर्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट, जो आपने निकाली हुई थी सॉल्यूशन में? शेयर्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? अब आपने यहाँ पे भी मसला आपके सॉल्यूशन में होता है, मैंने कहा था बॉक्स करके टोटल कर लेना वेरिएबल कॉस्ट का, आपने नहीं की हुई, तो ये हालांकि 1800 थी, तो पर यूनिट 7200 आनी चाहिए इनटू यूनिट्स करके। 1800 रुपए पर यूनिट कहाँ से आई? इस सारे को जमा करो ना, 1800 आता है ये। फिक्स कॉस्ट को छोड़ दो, ये नहीं जमा करनी। 750 जमा 600 है, 1800 रुपया पर यूनिट लिखनी चाहिए थी आपको। 1800 इंटू ये 7200 आता है, यूनिट्स के ऊपर से 4000 है, 4800 का कंट्रीब्यूशन है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है 4800 का, वो कैसे? जो आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ था ना क्वेश्चन में, उसको इनटू सेल यूनिट्स करो, ये जल्दी हो जाएगा। यानी कुछ बच्चे शुरू ही यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से, इधर से, और मैंने यही से शुरू किया हुआ सोल्यूशन। यानी जो मेरे नोट्स के सोल्यूशन में बनी हुई स्टेटमेंट, वो शुरू ही कहाँ से हो रही है? टोटल कंट्रीब्यूशन से। वो भी बल्कि ये नहीं लिखा हुआ मैंने, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं, बल्कि इनको ऐड करके जो आया वो लिखा हुआ है। हाँ जी।
अगली प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या थी बेंचेस की? 7,500। 7,500 इंटू 800, 7,500 रुपए पर यूनिट है वो, इंटू ऊपर 800 यूनिट्स, 6 मिलियन, ये 6,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसकी पर यूनिट नहीं नहीं, इंटू 800 भी करना है। 4875 इंटू 800 यूनिट्स, 800, ये ऊपर 800 यूनिट्स, ये ऊपर लिखे हुए यूनिट्स। 4875 कहां से आया? और देख ले यार गलत ना हो। 2250, 1500, 1125, 2250, 1500, हाँ ये गलत है, 3900 आता है। देखा ना, गलत कर दिया। ये जेल में रखना ना, जूस पिलाना पड़ जाता है। हाँ जी, टेबल्स 10,800। हाँ जी, 10,800 कहां से आया? सेल प्राइस थी 7,200 इंटू 1,500 जी। माइनस करेंगे 30, टोटल ये आ जाता। फिक्स कॉस्ट जी जनाब, क्यों? हाँ, फिक्स कॉस्ट मैं बता देता हूँ, सुन लें, ये इसीलिए तो करा रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है कितनी? 675। आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स करना है। इसकी 675 है, इसकी 1687.5 है, इसकी क्या है 1800। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ना ऊपर क्वेश्चन में दी हुई, इसको ऑप्टिमल प्लान वाले ये यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक करके, तो वो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड निकल आती है। क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्शन होगी ना फिर आपके प्लान के मुताबिक अगर की जाए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को इनटू ऑप्टिमल प्लान से मल्टीप्लाई नहीं करना। किससे मल्टीप्लाई नहीं करना? बल्कि क्वेश्चन में दिए हुए बजटेड वॉल्यूम से करना है, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट आएगी। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन में दिए हुए बजटेड वॉल्यूम से। उसकी क्या कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए हो तो आपका फॉर्मूला होता है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय या तो नॉर्मल कैपेसिटी होता है, अगर ना हो तो बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड यूनिट्स। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें ये गिवन है, ये भी गिवन है बजटेड यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स नहीं बजटेड। ये जो आपके ऑप्टिमल प्लान से आएंगे ना, ये आपके कल को इंप्लीमेंट हो जाए ये प्लान, तो ये एक्चुअल यूनिट्स होंगे। इनसे जरब नहीं देना। जिस बच्चे ने ऑप्टिमल प्लान वाले जवाब वाले यूनिट से जरब दिया, वो फिर यहाँ नीचे इंग्लिश चेंज करेगा, उसको क्या लिखेगा? फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड। और मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब नहीं आती, ये मार्जिनल कॉस्टिंग से बन रही है स्टेटमेंट। कौन सी बन रही है ये? तो बेटा जिन यूनिट्स पे वो पर यूनिट हुई हुई है फिक्स कॉस्ट, उन्हीं से बैक जाना है। उन्हीं से क्या जाना है? तो अब आपको एक एक में बैक जाना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट पहली प्रोडक्ट की पर यूनिट है 675 रुपए, चेक करो। और बजटेड यूनिट्स इसके दिए हुए थे टोटल 4,000 शायद चेयर्स के। कितने दिए हुए थे? 4,000 दिए हुए थे बजटेड। चेक करो सवाल में।
तो ये जो 675 है ये 4000 यूनिट से क्या होगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी हाँ जी, ये चेयर्स के लिए होगी। अब दूसरी प्रोडक्ट है बेंचेस, 16 पर यूनिट। और बजटेड यूनिट्स क्या थे क्वेश्चन में, ऑप्टिमल प्लान वाले नहीं कह रहा मैं, बजटेड यूनिट्स जिनसे वो पर यूनिट निकली हुई है। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये भी एक बात नहीं पता होती, सुन लें, इधर मैं आपको एक रूल समझा दूं। बास कॉस्ट ऐसी होती हैं जब अकाउंटेंट डेटा कलेक्ट कर रहा होता है तो वो उनका डेटा कलेक्टिव फॉर पर यूनिट के लिए होता है। उनमें मटेरियल लेबर जितनी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उनका जब डाटा कलेक्ट होता है तो वो होता ही फॉर द सेक ऑफ पर यूनिट है। टोटल में अकाउंटेंट बाद में कन्वर्ट करता है। जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो कलेक्टेड टोटल में होती हैं और पर यूनिट पे नहीं कलेक्ट होती, उनको अकाउंटेंट ने पर यूनिट पे खुद कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी ना जो भी थे, तो वो एक्चुअली पर यूनिट पे नहीं थी, पहले जब ओरिजिनली कलेक्ट हुई होगी तो जिन यूनिट्स पे वो पर यूनिट हुई थी उधर से बैठ जाना है बाप में। समझ आई बात आपको कि नहीं समझ आई? जिन यूनिट्स पे वो पर यूनिट हुई थी वो बजटेड यूनिट, उधर से ही मैं बैक जा रहा हूं, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं बैक जाके 33, और इधर तीसरी क्या थी, फाइनल दसो बस मैनू 2700 ए लो इन्हों का टोटल कर लो, पूरे बिजनेस की लिखनी है बजटेड फिक्स। हाँ यही तो उसने मांगा ही नहीं होना प्रॉफिट, और अगर मांगा नहीं किया तो इसमें मैंने गलतियां रखी हुई हैं जानबूझ के टॉपिक में। भाईजान गलत है सोल्यूशन, सोल्यूशन कई जगह गलत है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतियां और मैंने जानबूझ के छोड़ दी ताकि छापा लगाएं जो पढ़े जान। पूरा सवाल ही नहीं किया, वो पॉइंट नहीं किया ना, ठीक है छोड़ दे, कोई मसला नहीं। तो आइंदा ध्यान रखना, इस टॉपिक में मुझे पता है गलतियां हैं और मैंने जानबूझ के रहने दी हैं, ते कुछ नहीं होता, एडेज की होता, तुसी बात पूछ लो। हाँ जी टोटल कितना आता है इसका 8, तो ये माइनस करेंगे 8775, किधर गया 8। मैंने अब आपको ये बताने में 2-3 रूल बताए हैं, पता नहीं आपने रूल फोकस किए कि नहीं। रूल नंबर 1 बताया है, वेरिएबल नेचर की कॉस्ट पर यूनिट पे कलेक्ट होती हैं, अकाउंटेंट उनको बाद में टोटल में करता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में कलेक्ट होती हैं और अकाउंटेंट उनको पर यूनिट पे कन्वर्ट करता है, लेकिन पर यूनिट पे एब्जॉर्प्शन के लिए कन्वर्ट होती हैं। डिसीजन मेकिंग होती मार्जिनल से, वहां पे पर यूनिट चाहिए ही नहीं, ये दूसरा रूल बता दिया। 2 बातें बताई हैं मैंने, क्या बताई हैं 2 बातें, नहीं तो गल ही नहीं की थी मैं दोबारा। मैंने कहा है कि वेरिएबल नेचर की कॉस्ट जो भी है, मटेरियल लेबर वेरिएबल एफओएच, ये पर यूनिट पे कलेक्ट होती हैं पहले, बाद में कन्वर्ट की जाती है इन टोटलिटी। फिक्स नेचर की कॉस्ट टोटल में कलेक्ट होती हैं, उनको पर यूनिट पे कन्वर्ट अकाउंटेंट करता है अपनी जरूरत के लिए। अगली बात मैंने ये की कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में चाहिए होती हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट चाहिए। डिसीजन मेकिंग लेकिन एब्जॉर्प्शन से नहीं है, डिसीजन मेकिंग किससे है। तीसरी बात जड़ी मैं कीती नहीं उन करन लगा
कि जिन यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली हो उन्हीं से बैक करके टोटल पे जाना है। एब्जॉर्ब की बात नहीं कर रहा, मार्जिनल कॉस्टिंग में। कौन सी कॉस्टिंग में? जिन पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है, अगर आपने टोटल चाहिए तो बैक उन्हीं यूनिट से करनी है। अगर आपने एक्चुअल यूनिट से कर दी या ये ऑप्टिमल प्लान वाले से कर दी तो वो एब्जॉर्ब निकल आएगी, क्योंकि ये वाला प्लान ही एक्चुअल यूनिट बन जाना है कल को जब इम्प्लीमेंट होगा आपका फैसला। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट करो तो वो एब्जॉर्ब्ड होती है। क्या होती है? वो आपने पढ़ा है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में। नहीं समझ आई? बच्चे गलती करते हैं सर, जो भी आता है प्रॉफिट बेचा वो लिख लेना। मैं आपको जो बातें समझाना चाह रहा था वो। अब छठा सवाल किया है किसी ने? छठा सवाल आ जाओ जरा जी भाईजान। छठा सवाल, और ये इसकी कॉपी है, ये नहीं मैंने डिस्कस करना। इसमें भी वही है, ये वाली कॉस्ट ऑफ लेदर में और नीचे एक दी हुई है ये। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट है और ये पर स्क्वायर फीट यानी ये मटेरियल की प्राइस है। अभी इसको इनटू वो करके ऊपर आता है, तो इसमें लेदर की जो वो क्वांटिटी है वो छुपी बैठी है। कितनी क्वांटिटी छुपी बैठी है? कड्डो पाइन, लेदर की कितनी क्वांटिटी छुपी छुपी बैठी है? 0 ये मसला पड़ जाता है सर, हमें कैसे पता चलेगा ये इसका क्या इस्तेमाल है ऊपर वाले का क्या इस्तेमाल है? भाई तो दूसरी उत्ते वाली लेनी है, लेकिन बीच में क्वांटिटी छुपा आ गया है। तो ये 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट को जब आप इनटू स्क्वायर फीट करेंगे तो वो ऊपर वाला 38 बना हुआ है। तो 95 इंटू एक्स इक्वल टू 38 है, तो एक्स निकाल लो। ठीक है कि नहीं? ठीक। आगे बस, और इस सवाल में कुछ नहीं है, वही सारा वही सवाल है बस जी। जी जी। वो फिर आपने ऑर्डर लिया क्यों था उस वक्त? ऑर्डर लेना ही गलत था। हेलो, तुझी बगैर सोचे समझे ही ऑर्डर चुक लिया। उस वक्त क्यों एक्सेप्ट किया था आपने ऑर्डर? ऐसा मतलब उस वेले गोंगलू सी असी हमने यानी अपनी रिक्वायरमेंट को उस वक्त नहीं ना देखा। इतना कम नहीं होते रिसोर्सेज, और अगर हो तो फिर आपने पेनल्टी देनी पड़ेगी पड़ेगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई की है वजन आपने ये? क्वेश्चन निकालो जरा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, मैं अब सवाल पूछूंगा, 1 मिनट ठहर जाओ। तुझसे ही नहीं पूछने, मैं पूछने ने सवाल। वो इशू आपका अगर डिस्कस ना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, अभी नहीं। पहले हाथ नहीं पूछना जी। हाँ भी खातून आपने बताना है, आपको अलर्ट किया सिर्फ, आ रहा है आप पे भी सवाल। खातून इसमें डेप्रीसिएशन दी हुई है कहीं पे, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन। द कंपनी डेप्रीसिएशन का जिक्र है कहीं पे है। मुझे ये बताना है, आपने बच्ची ये पढ़ा है, सवाल किया आपने? मुझे ये बताना है कि इस सवाल में डेप्रीसिएशन जो एक्सपेंस है वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? बोलना नहीं बाकियों ने। पढ़ो सवाल, दसो पढ़ के। ये पैराग्राफ पढ़ो ना, ये जो टेबल के नीचे वाला ये पैराग्राफ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो और इसको पढ़ के मुझे बताओ कि बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल, और सोल्यूशन लिखी जाते हो। मैं तो ये पूछा ही नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। वो तो आप करके आई हैं जवाब।
मेरे सवाल का जवाब दें जो मैं, क्योंकि वो मुझे पता है, वो जो आपको नजर आ गया जवाब में, उसका तो जवाब मौजूद है ना, वो तो ये आपको पता लग गया है। जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपकी रीडिंग को चेक करने के लिए, मुझे उसका जवाब दें, बोलना नहीं बाकियों ने। ये मैंने फिक्स वेरिएबल कहाँ बताया था? बेसिक के चैप्टर में। जी बेटी, बेसिक वाले रूल रिवाइज करें, बार बार पढ़ो चैप्टर जाके वो। जी समझ आ रही है? नहीं, सात अली खातून कैसे पता चला फिक्स है? वो तो जवाब देख के आई हो तुम, तो पता रहे। फिर नहीं, मैंने ये बात नहीं की थी। आप मेरी, मैं तानू दसना ए वेखो जरा, मैं बेसिक पढ़ाई सी ते मैं तानू क्या सी, डेप्रिसिएशन फिक्स होंदी है बेटी। मैं क्या सी, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाली फिक्स होंदी है, तो आवर वाली वेरिएबल होती है, जो घंटों की बेस पे हो, जो आउटपुट की बेस पे हो, जो यूनिट की बेस पे हो। तो बेटी यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ो, लिखा हुआ है आवर्स बेसिस पे। तो जो इसको फिक्स कह रहा है वो गलत है। ये लिखा हुआ, द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन नंबर ऑफ आवर्स बेसिस। तो इसके पीछे फॉर्मूला लगा होता है, कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो पर आवर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जितने घंटे इस महीने में काम हुआ या होगा, उससे टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन इस दफा की फॉर द पीरियड, याद है आपको फॉर्मूला? बेसिक ही नहीं पढ़ी सही। मैंने ये बताया था इंट्रो टू अकाउंटिंग में, या कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ आवर्स में, ये पर आवर डेप्रिसिएशन आएगी इनटू जितने आवर्स आपने काम करना है। आवर्स, प्लैंड आवर्स, ये वर्किंग आवर्स, जितने घंटे कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं, ये करना है। तो ये फॉर द पीरियड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। और ये जो आवर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन होगी, ये वेरिएबल होगी। ये टेस्ट में भी आया था, दूसरा सवाल निकालो टेस्ट। अब टेस्ट का क्वेश्चन कल मैंने करा रहा था डिस्कस, तो 96,000 मशीन आवर थे उसमें टोटल, और उसकी कॉस्ट थी 36 लाख रुपए। घर जाके टेस्ट नहीं ना देखा, दूसरे नोट्स में है, तो टेस्ट उस रखो अपने को, फाइल बनाते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, जिसने इसको फिक्स कहा वो गलत है। डेप्रीसिएशन इसमें वेरिएबल है, उन 10 कुड़ी है, उन क्यों नहीं लिया? हाँ, तुम तो कह रही थी फिक्स है इसीलिए नहीं लिया, मैं कहना वेरिएबल है। और बेट लगा लेंगे वेरिएबल है, जाके किसी भी अकाउंटिंग के टीचर को पूछ ले, वो कहेगा बेटा है वेरिएबल होंगी है, जेडी घंटिया ते बेस करे, यूनिट ते बेस करे, आउटपुट मेथड कहते हैं इसको। जी बेटी आगे बताओ ये। हाँ जी, इस डेप्रिसिएशन को कंट्रीब्यूशन निकालते हुए अब लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों, वजह? हंस रहे हो? हंसना नहीं जी। ये डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेंगे? रूल तो पढ़े हुए हमने जी। अभी अभी मैं बता कर आया हूं, इसका मतलब आप हमारे साथ अभी भी नहीं थी। मैं अभी बता कर आया हूं कि कंट्रीब्यूशन निकालते हुए रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो। ओ भाई, वो एग्जिस्टिंग एसेट वाली तो वैसे ही वो संग किया, जो भी समझ लो। हाँ बोले न्यू एसेट हो तो ठीक है। तो आप कहें सर डेप्रिसिएशन वेरिएबल थी, मैं मानती हूँ, लेकिन क्योंकि ये पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन थी, इसीलिए ये रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल तो है। और हमने कंट्रीब्यूशन निकालते हुए सेल में से हर वेरिएबल नहीं लेस करी जानी। रेलेवेंट का भी असूल कभी कभार आ जाएगा बीच में, नो डाउट रेलेवेंट कॉस्टिंग इसमें इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन कभी कभी एक्टिव भी हो जाती है, और इस सवाल में हुई है एक्टिवेट। हाँ जी, किसी का ये सवाल था?
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ सोचे ही नहीं होना पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन फिक्स है कि वेरिएबल है। तो याद रखें, अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे हो, रिड्यूसिंग वाला डिबेटेबल है, उस पर बहस नहीं करते फिक्स वेरिएबल की, लेकिन स्ट्रेट लाइन आ जाए डेडली श्योर है फिक्स कॉस्ट। आवर बेसिस पर डेप्रिसिएशन आ जाए वेरिएबल है, लेकिन रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट नहीं है वो, ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर नहीं होता फिर वो मैंने कंट्रीब्यूशन निकालते हुए काउंट करनी थी। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल जी भाईजान आपने बताना जरा, ये इसके मुतालिक बताएं, इसका क्या ट्रीटमेंट है ये 2 मिलियन का, और ये फिक्स है कि वेरिएबल? दसो पाएं तुसी कैसे पता चला है क्या ये? चलो अपनी अकल के मुताबिक बता दो यार, क्या मैं कौन सा यहाँ पे तुम्हें कुछ इनाम दे रहा हूं जी। ये 2 मिलियन वेरिएबल है कि फिक्स है? बेसिक घूम घूम के आ रही है आज, आपके गले पड़ रही है। इसका मतलब है जाके अब इस चैप्टर को करने के लिए तो बेसिक वाला चैप्टर भी अच्छा होना चाहिए। फिक्स वेरिएबल क्यों फड्डा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं फिक्स वेरिएबल में डाल रहा हूँ? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में सिर्फ वेरिएबल पोर्शन में आना है, और फिक्स वाली जो कॉस्ट है, फिक्स वाली वो चौके तुसी लेके जानी थले, प्रॉफिट के लिए तो काउंट होती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन वाले स्टेप में नहीं आती। इसीलिए मुझे चैप्टर 1 में बेसिक में जाना पड़ रहा है मजबूरन। जी पाएं दसो की कहते हो फिक्स है वेरिएबल है, कैसे लग रही है, क्या वजह है? मैंने फिक्स की पहचान बताई थी जी। हाँ बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग एक सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस टोटल में हो तो फिक्स एज्यूम्ड होता है। अगर पर यूनिट ऑफ द सेल हो, ओ पर यूनिट पे हो या परसेंटेज ऑफ द सेल पे हो, तो फिर ये वेरिएबल एज्यूम होती है। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है। वो सफाई खोल लो यार, खोला मैं वे के नहीं दसना पे तो वो तो वे उन्होंने रूल खोल लिया ना यार, की होता है रूल खोल के वे लो तुसी ले, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने सारी कॉस्ट में इस्तेमाल होने वाले रूल आपको करा दिए हुए हैं फिक्स वेरिएबल के। आपने आपने बेसिक को आपने हल्का लिया, आपने कहा इसमें से कौन सा सवाल आना है, दफा मारो सर, पागल है लग्गा लग्गा रहने दो है बेटा। ये आपके अगले सारे चैप्टर की जिंदगी को आसान बनाने के लिए था, ताकि मैं जब दोबारा कभी बात करूं तो आपको ये ना मुझे कह सर ये तो बता दे कितनी देर, हमें कैसे पता चलेगा? जितने भी सवाल ने, जितने भी चैप्टर ने, फिक्स वेरिएबल का रूल वही रहना है पहचानने का। तो मैंने बताया था कि सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस जब टोटल में दी हो तो फिक्स है, टाइम पीरियड के साथ कोई भी कॉस्ट दी हो, चाहे वो सेलिंग है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे फैक्ट्री की हो, टाइम के साथ कोई भी कॉस्ट आ जाए पर मंथ पर एनम पे बताया था फिक्स होती है। एनी कॉस्ट ऑन पर मंथ और टाइम बेस, मैंने हालांकि तो ना नहीं दसिया थी, तो ये फिक्स है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगी। अगर ये परसेंटेज में होती कि मसला वो कहता है 10% ऑफ सेल करनी है, फिर ये क्या होती? फिर बताओ, फिर तुम इसको लेते कंट्रीब्यूशन में कि नहीं? कंट्रीब्यूशन निकालते हुए स्टेप 2 में, हाँ अगर ये 10% ऑफ सेल होती या पर यूनिट पे दी होती, फिर तुम इसे क्यों, फिर तो वेरिएबल होनी थी, फिर लेते कंट्रीब्यूशन निकालते हुए कि नहीं? क्यों? हाँ रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों पे वॉयलेट हो जाती है, फिर ये वहां से निकल जानी थी। स्पेंट लिखा हुआ है, हैज बीन स्पेंट हो चुकी है, हैज बीन, इसका मतलब है पहले फिक्स वेरिएबल देखना पड़ेगा या देखना पड़ रहा है, फिर रेलेवेंट इररेलेवेंट भी देखना है, बाद में जो बचेगी वो स्टेप 2 में जा रही है, बाकी सारी चौके थले। हाँ जी पता लग गया, सवाल हल हो गया आपका, मसला हल।
अभी भी नहीं हुआ, नहीं ये वाला तो डाउट तो कहना सी क्या बताया मैंने बच्चियों। हाँ टोटल में होंगे तो अब ये रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है, मेरा अगला सवाल है। इररेलेवेंट क्यों है? क्योंकि पास्ट टेंस में दी हुई है, हैज बीन स्पेंट, ये संक कॉस्ट है। और इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए संक सुंक भी ले लेते होते हैं, अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़े तो इसको ले लेंगे, ऊपर स्टेप 2 में नहीं लेंगे। स्टेप 2 क्या चीज था? कॉन्ट्रीब्यू रैंकिंग वाले स्टेप में नहीं लेते, रेलेवेंट वहां लगती है कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट अगर मांगी हो, मांगी हुई है, मांगी हुई है लेकिन कंट्रीब्यूशन तक मांगी हुई है, प्रॉफिट नहीं मांगा हुआ, तो ये वैसे ही छोड़ देंगे फिर 2 मिलियन में। अच्छा जी, हाँ जी भाई जनाब, आपका क्या सवाल है, पूछें। पहले जो प्रोसेसिंग लिस्ट है जो आपने रैंकिंग दी है वो दूसरा केस है इनके का पैकिंग मशीन होगा उसमें क्यों रैंकिंग लेनी है? उसमें तो शॉर्टेज है ही नहीं। और गोंगलू तुमने चेक ही नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया क्या चीज लिमिटिंग है? तो बस ऐसे वास्ते टाइम ज़ाया कीता है। हमने प्रोसेसिंग मशीन और पैकिंग मशीन दोनों में से वेरीफाई करना था। प्रोसेसिंग मशीन इज अ लिमिटिंग फैक्टर, पैकिंग लिमिटिंग नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग निकालना ही गलत था आपका, कट जाएंगे नंबर आपके। जो भी अभी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहा है वो फंस जाएगा, अपना टाइम बचाने जाएगा और सवाल गलत कराएगा। पानी की ਤੁਹਾਡੇ कंटेनर आने ने थाईलैंड तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ कराची जाके क्लियर कराने ने, टाइम ला दे की सानू टाइम दे दो, ਛੱਡ दे बस। तू 5 मिनट नहीं लगने सी वेरीफाई करन ते। हुन दसो मसला हल हो गया है? बा खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी हवा 3 आपके हो गए सवाल, कोई मसला? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मैं तो पूछना ही नहीं सानू कुछ। चलो इसका क्या करना है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करना है बच्चों, बताएं जरा। इसका क्या करना है, ये जो 10 रुपए 20 रुपए 14 रुपए 16 रुपए, इसका क्या करना है? क्यों नहीं करना कुछ भी? कहाँ लिखा हुआ है इसके साथ फिक्स है? और पाई फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, फिक्स तो लिखा ही कोई नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ, जानते हो। इसका क्या करना है? ਇਹਦਾ ਕੀ करना है जुआनू? इसका क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड ऊपर अलहदा से दिए हुए हैं, जो कि रेलेवेंट होते हैं हमेशा। जो फिक्स पर यूनिट पर इसमें, यानी अब इस फैक्ट्री ओवरहेड में से अगर मैं वेरिएबल माइनस कर दूं तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे? लेकिन फिक्स वाले रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, इसीलिए इस एफओएच का भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होने थे। अगर ये एक आम सवाल होता, अगर ये कोई और आम सवाल होता, रेलेवेंट कॉस्टिंग ना लगनी होती, तो इसमें से वेरिएबल एफओएच अलहदा कर लेता और फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट क्या कर लेता, अलहदा कर लेता। अलहदा करने के बाद फिर मुझे टोटल फिक्स्ड एफओएच चाहिए होते, तो वो मैं इनटू यूनिट्स करके इनकम स्टेटमेंट में ले लेता। तो आप कहेंगे ये जो एफओएच है ये खुद तो कहीं नहीं आने, लेकिन इसका ब्रेकअप इस्तेमाल हो सकता था, इस सवाल में नहीं हो रहा। तो सवाल में जो भी दिया हुआ है इसको सोच के आओ क्यों दिया हुआ है, एवं ना गोंगलुआ वक्त करके आ जो छापा लाता है सवाल का। इससे आपको ये, अब आपको मैं क्या क्यों कर रहा हूँ ऐसे, रीडिंग पे फोकस करा रहा हूँ कि आपकी रीडिंग बड़ी कैजुअल है। आप कहते हैं पता नहीं क्यों धमा मारो, तो चलो आगे चलिए। ये सोचने पे टाइम ही नहीं लगाते ये कहाँ इस्तेमाल होगा।
ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये आपने अपनी जात से सवाल का फॉर्मेट सामने रखो। जरूरत नहीं है शायद इस्तेमाल हो, नहीं है तो छोड़ो, दफा करो। इस्तेमाल होना कहीं तो कहाँ होना इस्तेमाल। तो ये बेटा ये जो एफओएच दिए होते हैं इनके अंदर फिक्स भी शामिल होते हैं और कौन से होते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक वेरिएबल रेलेवेंट होते हैं पर यूनिट पर आवर, फिक्स वाले पर यूनिट पर आवर रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, मैंने बताया था। आगे नेक्स्ट मैं बात, हाँ वेरिएबल अलग दिया हुआ है इसलिए तो इसको छोड़ देना है, मैंने कहा इसको इग्नोर करें, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। अगर वेरिएबल इसमें से आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। आज मैंने कुछ नहीं कराया दूसरी क्लास में भी, लेकिन बातें बहुत सी बताई हैं और आपको इस बात पे मजबूर किया कि बेसिक पढ़ो जाकर दोबारा। जिनकी बेसिक फिक्स वेरिएबल की ठीक नहीं है, मसला पढ़ सकता है। फिक्स वेरिएबल की पहचान का मसला आगे भी पढ़ना है एक चैप्टर में, सीवीपी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उधर तो बहुत ही ज्यादा पढ़ना है। तो इसीलिए बेहतर है फिक्स वेरिएबल को रिवाइज कर लो, फिक्स वेरिएबल को मेन रूल्स। अच्छा जी, इस सवाल में क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है? इस सवाल में ये पांचवा किया है किसी ने? इस सवाल में क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है? मशीन आवर्स। कितने मशीन आवर्स की शॉर्टेज है? 1 लाख। जी जनाब, बताएं जनाब, आप जरा इधर से। हाँ विजवान, ये बताओ ये जो फिगर है ये वेरिएबल है क्या फिक्स है? ये पेरोल कैसे पता चला? पेरोल होती क्या है? डिक्शनरी नहीं है तुम्हारे पास? पेरोल का क्या मतलब होता है? हैं? क्या कहते हैं? पेरोल कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज को। पेरोल किसे कहते हैं? एम्प्लॉइज की वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस वेरिएबल होती है, सैलरी फिक्स होती है। हाँ वेजेस पर आवर पे भी हो सकती है, पर यूनिट पे भी, लेकिन सैलरी मंथली होगी फिक्स, लगी बंदी। हाँ जी 5-10 सौ। कैसे पता चला? हाँ जी मंथली लिखा हुआ है, ये टाइम के साथ दिया है, तो ये फिक्स, इस सवाल में फिक्स है सर। जो एम्प्लॉयज की सैलरी या लेबर कॉस्ट होगी इस सवाल में वो फिक्स कॉस्ट है। अब बच्चे ये लेबर आवर तो दिए हुए हैं आपको, हमें पता है कि लेबर आवर पर यूनिट को इनटू क्या करना होता है? वेजेस रेट पर आवर। तो ये जवाब आ जाता है लेबर कॉस्ट। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में नहीं मौजूद। तो बच्चे क्या करते हैं, 15 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 18 लाख किया। 15 लाख रुपए को, वेजेस है ना, ये वेजेस सैलरी जो भी है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख किया, तो इससे जो जवाब आता है वो कहते हैं ये वेजेस रेट है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? हालांकि ये तो घंटे हैं, घंटों से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा मैं? क्या मसला उन घंटों में? ये ऊपर ये लेबर कॉस्ट है और ये लेबर आवर नहीं है। कौन से हैं? तो कई गोंगलू बच्चे ये कराए हैं पेपर में, जब माजी में ये पेपर हुआ था वो कहते हैं सर वेजेस रेट पर आवर था ही नहीं, तो मुझे पेरोल दी हुई थी, वेजेस, उनको पता था पेरोल वेजेस सैलरीज होती हैं, मैंने उसको डिवाइड किस पे किया? मशीन आवर पे, तो वो पर आवर आ गया। मैंने कहा फिटा ही मुंह तेरा, लेबर आवर हो तो डिवाइड हो सकता है टोटल, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर करो तो वेजेस रेट आ सकता है। और लेबर आवर और चीज है, वेजेस रेट और चीज है, मशीन आवर और चीज है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जैसे मटेरियल की प्राइस को जरूर दे दिया इनटू लेबर आवर, और काजी एलओजी उनकी आया, मैंने को पता की आया, मटेरियल कॉस्ट आएगी या लेबर कॉस्ट आएगी, कोई कुछ भी नहीं आना। सवाल गलत है, ठीक है। इस सवाल में बच्चे पूरे सवाल में, हालांकि ये ना 12 नंबर का सवाल है, ये 10 मिनट में होने वाला था, पूरे सवाल में वेजेस रेट ढूंढते रहे, हालांकि इस सवाल में वेजेस नहीं है, सैलरीज ही है फिक्स। और लेबर की मैंने कहा था लेबर कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल होती है, ऑलवेज वेरिएबल, तो इसमें नहीं थी वेरिएबल लेबर कॉस्ट। इस सवाल में लेबर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी, ये लेबर आवर आपको तंग करने के लिए दिए हुए हैं।
कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये मैक्सिमम डिमांड और मिनिमम का क्या फर्क है? एक्चुअली मैक्सिमम टोटल 2,10,000 बना के बेचना है, जिसमें से कंपलसरी डिमांड जो है वो 1,00,000 है और बाकी 1,10 नॉन कंपलसरी है। ये बताया नहीं कि इसमें शामिल है, ये याद रखना है, ना बताया हो साइलेंट हो तो नॉन कंपलसरी कंपलसरी के अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो टोटल 2,10 बनाना है, जिसमें से लाजमी कितना बनाना है? तो 1,10,000 पे आपके पास चॉइस है, उसको कम ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन 1,00,000 यूनिट लाजमी बनाने हैं, ये कंपलसरी सेल है। तो ये लेबर क्या कहते हो बेटा? है? मशीन आवर 1,20,000 है। कहाँ? वो तो शॉर्टेज है ले मशीन आवर की। ठीक है, कोई और सवाल हो इसका? इस सवाल में सेल प्राइस में से मटेरियल लेस करना था और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लेस करने थे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाना था। डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर थे, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर से रैंकिंग होनी है। कंट्रीब्यूशन बस आपने घर से अब क्या करके लाना है, नोट कर लें, 7वां और 8वां सवाल कंफ्यूज करने के लिए, इस्तेमाल ही कहीं नहीं होने। 7वां और 8वां, जिन्होंने 8वां, अच्छी बात है, कल वो जवाब देंगे यहाँ खड़े हो गए जी। सुन लें जी, और लड़कियों बस भेज रहे हैं, छुट्टी करा रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, अगर 2 लिमिटिंग फैक्टर हो, और सुन लो जवानों, 8वें सवाल में है 2 लिमिटिंग फैक्टर, अगर कितने हो लिख लें उसके ऊपर, 2 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं 7वें और 8वें में, ओ 7वें में नहीं, सॉरी सॉरी 8वें में। अगर 2 लिमिटिंग फैक्टर हो, कितने हो? तो आपको सुन लें, पहले स्टेप में जो वेरिफिकेशन है वो 2 दफा होगी और दोनों प्रूव होंगे लिमिटिंग है। दूसरे स्टेप में जो कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर करते हैं वो भी 2 दफा होगा, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर नंबर 1, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर नंबर 2 दफा सवाल हल होगा, असल में 2 दफा। रैंकिंग भी 2 दफा होगी, ऑप्टिमल प्लान भी 2 दफा बनेगा, पहले पहले लिमिटिंग फैक्टर के से फिर दूसरे, लेकिन आंसर दोनों नहीं होंगे। उन दोनों प्लान में से जिस प्लान से कम यूनिट बनेंगे वो आपका फाइनल आंसर है। कौन से यूनिट? ज्यादा क्यों नहीं बना, ज्यादा वाला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। हर चीज मौजूद हो तो प्रोडक्ट बनती है। अगर आपके 2 लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो वो वाला प्लान एग्जीक्यूटेबल होगा जिसके यूनिट्स क्या होंगे, कम। समझ आ रही है आपको या नहीं समझ आ रही? ऑप्टिमल प्लान में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हाँ प्रोडक्शन यूनिट्स, मिसाल के तौर पर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, उससे 2,000 यूनिट बनते हैं आखिरी प्रोडक्ट के, आखिरी प्रोडक्ट के। लेबर आवर्स लिमिटिंग है, उससे बनते हैं 1,500 यूनिट्स, उसी प्रोडक्ट के कितने बनते हैं? अब यानी लेबर के थ्रू 2,000 बनते हैं और मटेरियल के थ्रू कितने बनते हैं? तो इसका मतलब है मटेरियल के थ्रू 1,500 बनते हैं, तो हम 1,500 बनाएंगे क्योंकि उधर 1,500 मौजूद है, उधर 2,000 बनाने के लिए लेबर मौजूद है, लेकिन क्योंकि मटेरियल 1,500 पे खत्म हो जाता है तो वी आर मजबूर टू प्रोड्यूस 1,500 यूनिट, क्योंकि 1,500 का मटेरियल भी है, लेबर भी है। जी भाई जान, लिमिटिंग फैक्टर से कितने यूनिट बन सकते हैं हमारे यहाँ, उसी लिमिटिंग के अंदर रहते हुए करना ना, हमारे बन सकते हैं, दो एक से ज्यादा बन नहीं, तो हम ज्यादा वाले नहीं ना बना पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले अगर 500 यूनिट ज्यादा बन रहे हैं तो उनके लिए मटेरियल किधर से लाओगे तुम? मटेरियल के बगैर तो बन ही नहीं सकती प्रोडक्ट।
सारे रिसोर्सेज लिमिटिंग पूरे होने जरूरी हैं। एक रिसोर्स जल्दी खत्म हो गया है, दूसरा रिसोर्स पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास बटन पड़े हुए हैं लेकिन कपड़ा ही नहीं है जिससे तुमने वो बनाना है शलवार कमीज, हूं 10 की बनाएगा तो कहेगा पे रहने दे जेड़े बेकार पे ने शलवार कमीज। हाँ, अगर कपड़ा भी मौजूद हो, बटन भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, धागा शागा भी है, तो शलवार कमीज बना लोगे। एक भी रिसोर्स कम हो गया ना तो जो बाकी है वो भी रिसोर्सेज कहोगे यार उन्हें ही बनाओ जिन्हें धागा आएगा, जिन्हें कपड़ा आएगा, जिन्हें बटन है ने। और अगर कोई चीज बेकार पड़ी हुई है वो कहें यार इन्हें रखो बाद च आएगा जो देखेंगे ये इतनी है ही नहीं, कपड़ा ही नहीं है की बनाइए। आप मेरी बात समझे? जो रिसोर्स पहले खत्म हो जाता है ना वो आपके ऑप्टिमल प्लान को वही रोक देता है। नहीं समझ आई क्या बताया मैंने? जो रिसोर्स, जो लिमिटिंग फैक्टर पहले एग्जॉस्ट हो जाता है वो आपके प्रोडक्शन को वहीं पे रोक देता है। हालांकि दूसरे से शायद आप ज्यादा बना सकते हो लेकिन बनाने के लिए वो पहला रिसोर्स ही खत्म हो गया तो दूजे का की करना सी। नहीं बात समझ आई? तो जानी पई कहते करेंगे तो तुसी वेख के छापा लाना है मेरे पता है हैं इसका ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਲਾਓ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਓ ਕਿੱਦਾਂ कल मैं वैसे कराऊंगा 7वां और 8वां, ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।